हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुदेश जोशी ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपके सामने संस्कृत विषय का जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है हमारा, वो समास से संबंधित चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने जो समास है उस समास की परिभाषा, समास के भेद, समास की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, ये सब कुछ हमने भली भांति पिछले वीडियो में पढ़ा था। और उसके बाद में जो समास के मैंने भेद बताए थे, मुख्य रूप से 6 समास के भेद होते हैं। उन 6 समास के भेदों में से आपके पाठ्यक्रम में कौन से 3 समासों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें आपके 3 प्रकार के जो समास हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। और वो 3 प्रकार के समास है जिनका मैंने क्रमबद्ध आपको बताया था, जानकारी दी थी कि इसमें जो अव्ययभाव समास है, उसके बाद में कर्मधारय समास है, कर्मधारय के बाद में द्वंद्व समास, द्वंद्व के बाद में द्विगु, द्विगु के बाद में था तत्पुरुष और तत्पुरुष के बाद में था आपके बहुब्रीहि समास। तो प्रारंभिक तो 3 समास मैंने आपको बताए थे, जो पिछले वीडियो में मैंने क्रमबद्ध उनका नाम भी लिखवाया था, जिसमें सबसे पहला था अव्ययभाव समास, उसके बाद में था आपके कर्मधारय समास और उसके बाद में था आपके द्वंद्व समास। ये जो 3 समास है मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से आपको 3 समास ही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं पेपर में। तो उन 3 समासों के जरिए मैंने कल जो पिछला वीडियो था, उस पिछले वीडियो में अव्ययभाव समास था, उसकी जानकारी आपको दी थी। अव्ययभाव समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। अव्ययभाव समास की परिभाषा के साथ में उसके कुछ नियम भी बताए थे मैंने आपको, और उन नियमों के अंतर्गत किस प्रकार सामासिक शब्द बना होता है, किस प्रकार उस शब्द का हमें समास विग्रह करना है। उससे पहले मैंने आपको जो समास विग्रह करते समय, सामासिक पद बनाते समय कुछ पद भी बताए थे, कुछ नियम भी बताए थे जिनका बार-बार हम उच्चारण करते हैं। जैसे समास विग्रह क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो हमारा टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैंने अव्ययभाव समास का कुछ उसमें उदाहरण अव्ययभाव समास के मैंने बताए थे या कुछ नियम बताए थे, जिन नियमों के अंतर्गत अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या होती है फिर से बता दो मैं आपको बोलकर इसमें, कि वह सामासिक पद जिसका पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। क्योंकि जो पद बना होता है 2 या 2 से अधिक पदों से बना होता है सामासिक पद, तो उसका पहला पद है, निश्चित है कि वह आपके अव्यय ही रहेगा और दूसरा पद संज्ञा शब्द रहेगा। उसका पूरा जो पद बनेगा सामासिक पद, वह पूरा पूरा अव्यय ही कहलाता है। और अव्यय इस वजह से कहलाता है क्योंकि जब वो पूरा सामासिक पद बनता है तो उस सामासिक पद की न तो कोई विभक्ति होती है, ना कोई उसका वचन होता है, और इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो पद होगा वह अव्यय के रूप में रहता है। अब अव्ययभाव समास का एक भाग मैंने और बताया था उसमें, कि अव्ययभाव समास में जो समस्त पद होता है वह नपुंसकलिंग एक वचन में रहेगा। यह आपको निश्चित ध्यान में रखना है, क्योंकि जब अव्ययभाव समास में समास विग्रह किया हुआ पद रहेगा और उसको हमें सामासिक पद बनाना है, तो सामासिक पद बनाते समय निश्चिंत हो जाइए आप कि उसमें बनने वाला जो शब्द है वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनेगा।
हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से निश्चित अवयव रखे गए हैं और इन अवयवों से संबंधित ही आपको उसमें सामासिक पद या समास विग्रह पूछा जाएगा। तो इन निश्चित अवयवों में से कौन से अवयव हैं उनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए करा देता हूं। इसमें पहला है उप। इस उप का मतलब होता है समीपम। दूसरा अवयव है वो निर। निर का मतलब होता है अभाव, यानी निर का हम अभाव के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर है अनु। अनु के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो पश्चात है और एक योग्य। दो अर्थ इसमें हैं। जब इस अवयव से बना हुआ कोई सामासिक पद आएगा तो उसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो उस शब्द के ऊपर निर्भर करेगा कि हमें किस शब्द के बाद में पश्चात लगाना है और किस शब्द के बाद में हमें योग्य लगाना है। यथा, जिसका मतलब होता है अनतिक्रम में, प्रति, ये विप्सा के रूप में काम में आता है। फिर अधि, इसमें सप्तमी विभक्ति हम काम में लेंगे। और सह, सह का मतलब होता है सहितम। ये सह और सह एक है, इसमें हम सहितम के रूप में इसको काम में लेंगे। मैंने अभी तक आपको तीन ही जो अवयव हैं उन तीन अवयवों का जो अर्थ है मैंने लिखाया है। अभी उसके बाद में हम जैसे यथावत रहेगा धीरे धीरे हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। सबसे पहले हम इस अवयव जो उप है, इस उप अवयव का मतलब होता है समीपम। अब इस उप अवयव से किस प्रकार सामासिक पद बनेगा, किस प्रकार सामासिक पद की हम समास विग्रह करेंगे, किस प्रकार इसके नियम हैं वो लगेंगे। तो आपको इस वीडियो के जरिए मैंने इसकी डेफिनेशन है वो लिखाई है, इसकी परिभाषा आपके सामने मैंने लिखी है। तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं कि जो उप होता है उस उप अवयव के योग में, ये जो उप अवयव है इस उप अवयव के योग में यदि कोई समस्त पद बना है और उस समस्त पद का हमें समास विग्रह करना है तो उसका नियम क्या लगेगा, ये फिक्स रखना है आपको कि उप अवयव से बने समस्त पद का समास विग्रह करते समय, क्योंकि सामासिक पद दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है, तो उस समस्त पद का समास विग्रह करते समय उप अवयव के अलावा, ये तो निश्चित है क्योंकि अवयव का समास है तो उसका पहला पद अवयव ही रहेगा, तो उस उप अवयव के अलावा जो पद शेष रहता है उसमें दो पद रहेंगे, दो या दो से अधिक पद रहेंगे, तो उप को आपने समास विग्रह करते समय आपको उप को अलग कर लेना है और उप को अलग करने के बाद में उप के अलावा जो दूसरा पद है जो उसका रहेगा सामासिक पद का, तो उसे लिंग के अनुसार जो पद रहेगा उस पद में हमें देखना है कौन सा लिंग है, तो उस लिंग के अनुसार षष्ठी विभक्ति में लिखकर उसके बाद यानी षष्ठी विभक्ति में उसे पहले लिखेंगे उस पद को। उप के अलावा जो पद बचेगा उस उप के अलावा जो बचने वाला पद रहेगा उस बचे हुए पद को षष्ठी विभक्ति में उसके लिंग के अनुसार उसे षष्ठी विभक्ति में पहले लिखेंगे और पहले लिखकर उसके बाद में जो आपका उप अवयव होता है उस उप अवयव का अर्थ समीपम उसके बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार जो उप अवयव से बना सामासिक पद है उसका समास विग्रह होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने 5 उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों का मैं समास विग्रह करके आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो पद लिखा हुआ है वो है उपवनम। अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो ये परिभाषा लिखी है ये उप अवयव वाली, इसके अनुसार जैसे पद लिखा हुआ है उपवनम, और मैंने जो बताया था कि इसका समस्त पद है, ये जो समस्त पद पूरा का पूरा जो समस्त पद बना रहेगा ये है नपुंसक लिंग एक वचन का है, नपुंसक लिंग और एक वचन में है, क्योंकि उपवनम है जैसे हम फलम लिखते हैं, चक्रम लिखते हैं, पुस्तकम लिखते हैं, ये नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। तो इसमें उपवनम है वो नपुंसक लिंग एक वचन का है। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो इस परिभाषा के अनुसार आप इसमें उप को अलग कर लो, उप और उसके बाद में शेष बचेगा वनम।
और ये वनम जो शब्द है, ये वनम शब्द बना है वन से, वन से, और वन जो शब्द है वो है अकारांत, ये अकारांत शब्द है। अब इस वन शब्द अकारांत होने पर इसको हम पुल्लिंग के रूप में काम में लेंगे, और अब इसकी हमें षष्ठी विभक्ति काम में लेनी है, वन शब्द की षष्ठी विभक्ति। और वन शब्द की जब हम षष्ठी विभक्ति काम में लेंगे तो वन शब्द की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी वनश्य। और उसके बाद में मैंने बताया था कि पहले उसको लिखा जाएगा, उसके अलावा जो पद बचेगा उसको षष्ठी विभक्ति में पहले लिखेंगे, और उसके बाद में जो उप रहेगा उस उप का मतलब लिखा जाएगा समीपम। तो इसके बाद में हम लिख देंगे समीपम, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, वनश्य समीपम। बिल्कुल आसान तरीका है। इस प्रकार आप उप अव्यय से अव्यय भाव समास में सामासिक जो पद होता है उस सामासिक पद का समास विग्रह कर सकते हो। अब उसके बाद में दूसरा जो उदाहरण है उपगंगम। अब वही बात, इसमें उपगंगम उप और उसके बाद में लेना है आपको गंगम शब्द। अब गंगम शब्द जो बना है वह बना है गंगा शब्द से। गंगा जो शब्द है वो आकारांत है, आ से अंत होने वाला है, तो इसको हम मानेंगे कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। गंगा शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। अब हमें विभक्ति काम में वही लेनी है, लेकिन मैंने लिखा है इसमें लिंग के अनुसार काम में लेनी है। अब स्त्रीलिंग जब शब्द आया है तो स्त्रीलिंग में गंगा शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी गंगायाः, गंगायाः, और उसके बाद में वो उप बचा है उस उप का मतलब लिख दिया जाएगा समीपम, गंगायाः समीपम। उसके बाद में है उपयमनम। उपयमनम जो शब्द बना है उप दन यमुनम, और यमुनम जो शब्द है वो यमुनम शब्द बना है यमुना से, और यमुना जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत में काम में आएगा ये भी। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो गंगा शब्द की तरह ही इसमें हमारे को षष्ठी विभक्ति काम में लेनी है, तो ये हो जाएगा यमुनायाः, और उसके बाद में उप का अर्थ लिख दिया जाएगा समीपम, समीपम। उसके बाद में उपग्रामम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम। और उसके बाद में उपक्षेत्रम, तो इसका लिख जाएगा क्षेत्रस्य, क्षेत्रस्य है समीपम, ये इसका समास विग्रह है। तो उप अव्यय से बने समस्त पद का समास विग्रह जब हम करेंगे तो समास विग्रह में यह नियम आपको निश्चित रूप से लगाना है इसमें कि उप के अलावा जो पद शेष बचेगा समासिक पद में उसमें हमें लिंग के अनुसार षष्ठी विभक्ति लेनी है। उस पद को पहले लिखना उस विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, और उसके बाद में जो उप अव्यय रहेगा उसका अर्थ हम समीपम लिखेंगे। अब इसी प्रकार जब इसका समास विग्रह किया हुआ आ गया, समास विग्रह किया हुआ पद है और उसका हमें समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद बनाते समय आपको वही नियम के ठीक नियम के अनुसार याद रखना है कि इसमें जब उप वनम का समास विग्रह लिखा हुआ आ गया वहां वनस्य समीपम, तो यहाँ समीपम जब शब्द लिखा हुआ आ गया अंत में तो आपको देखना है समीपम शब्द होता है वो उप अव्यय का अर्थ है, समीपम शब्द उप का अर्थ है। और जब इसका आप समस्त पद बना रहे हो तो नियम आपके दिमाग में रखना है कि हम अव्यय भाव समास का समस्त पद बना रहे हैं, तो अव्यय भाव समास में बनने वाला जो शब्द होगा वह नपुंसकलिंग एक वचन का ही रहेगा। तो जब आपको समास विग्रह किया हुआ पद आ गया पूरा, तो समीपम इसका अर्थ आपको बताया उप होगा, और यहाँ वनस्य लिखा हुआ आपको बताया इसकी षष्ठी विभक्ति आ गई, तो आपको वापस समीपम का मतलब पहले लिख देना उप और फिर वनस्य का मतलब लिख देना वनम, और इसका समस्त पद बन जाएगा उपवनम। तो इस प्रकार ठीक विपरीत आपको इसकी परिभाषा भी याद रखनी है कि किस प्रकार समस्त पद का हम समास विग्रह करेंगे और किस प्रकार समास विग्रह किया हुआ आ गया तो उसका हमें समस्त पद बनाना है।
तो ये निश्चित आपको इस उप अव्यय का अर्थ समीकरण है इसके जरिए जानना होगा। उसके बाद में कुछ उदाहरण आपको स्वयं को इसके ढूंढ के लिखना है। जब तक आप स्वयं उदाहरणों को नहीं समझोगे, नहीं करोगे, सेल्फ नहीं करोगे, तब तक आपके लिए समझ में आने से थोड़ी परे रह जाएगी, दूर हट जाएगी है। तो आपको निश्चित है कि इनमें थोड़ा सा उदाहरण आपको देख करके पिछली क्लास में आपको जो पढ़ा था या पिछली कक्षा में जो आपने पढ़े थे उनके कुछ उदाहरण आपको देखकर इसमें से लिखने हैं। फिर अगला जो अव्यय रहेगा वह रहेगा हमारे निर। अब निर अव्यय जो है, इस निर अव्यय को हम किस प्रकार इसका समस्त पद बनेगा, किस प्रकार समस्त पद का हम समास विग्रह करेंगे, ये जो सारे नियम हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको अव्ययभाव समास के जो उदाहरण हैं मैं आपको ये हिदायत देता हूं कि आपको कुछ उदाहरण इसके देख करके लिखने हैं। अगले वीडियो में हम जो निर है जिसका मतलब अभाव होगा